ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके। यहाँ मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ और मैंने एक बहुत सिंपल सा फंक्शन यहाँ बना दिया है, माय फंक्शन, और इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिख दिया है। होता ये है ठीक है। कि मैं इस तरीके से अपने किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को लेबल कर सकता हूँ एक फंक्शन का नाम देके। यहाँ DEF जो है वो डेफ यानी कि एक कीवर्ड है। ये होता है डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन, इसकी फुल एब्रीविएशन होगी डिफाइन फंक्शन। और मैंने माय फंक्शन इसका नाम दिया है एंड देन यहाँ ब्रैकेट्स लगाता हूँ फॉर सिंटैक्स, कॉलन लगता है एंड देन इंडेंट इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ में हम जो भी कोड लिख सकते हैं वो इस फंक्शन का पार्ट बन जाता है। अभी अगर मैं इस फंक्शन को केवल डिफाइन कर रहा हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक फंक्शन डिफाइन हो चुका है और मैं जब भी इसे कॉल करूँगा इस तरीके से तो ये फंक्शन अपना जो भी मैंने इसको कोड दिया है वो काम करेगा। जैसे कि आई एम अ फंक्शन प्रिंट हो गया, गॉड राइट। गॉड। कॉल कैसे करना है, जो भी फंक्शन का नाम है वो लिख के और ब्रैकेट सी वाला जो पार्ट है इसको दोबारा लिखते हैं तो फंक्शन कॉल होता है, राइट। गॉट इट। ऐसे ही मैं मल्टीपल फंक्शंस बना सकता हूँ एक के अंदर एक। अच्छा, ओके। एक और फंक्शन बना लिया अंदर और इसके अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया और इसको ऐसे कॉल कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं ऐसे इस फंक्शन को कॉल करके, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर पहले ये फंक्शन डिफाइन होगा। ये फंक्शन डिफाइन हो जाने के बाद में इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ तब तक ये जो मेरा अंदर वाला फंक्शन है ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिफाइन कब होगा, जब ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा ना, तब ये डिफाइन होगा। सेकेंडली एक चीज़ होती है स्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्कोप का मतलब होता है जो भी आपके फंक्शंस, वेरिएबल्स हैं, जो भी डेटा है वो आपका कहाँ पर अवेलेबल है और कहाँ पर नहीं। अगर मैं एक बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ a=5 और बाहर में लिखता हूँ a=4, देन मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट a। आपको क्या लगता है a=5 और a=4 दोनों मैंने कर दिया, वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 4। राइट, क्योंकि यहाँ ग्लोबल स्कोप की बात हो रही है। मेरा प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ है? ग्लोबल स्कोप में है, राइट। तो जो भी मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेसिडेंस रखेगी। जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया a=5, इसका स्कोप केवल इस फंक्शन के अंदर तक सीमित है। यानी इसके अंदर जो मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ, जो भी मैं डेटा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो सब कुछ सिर्फ इस फंक्शन के अंदर वैलिड है, राइट। राइट। तो इस तरीके से अब अगर मैं यहाँ इस फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ और मैं उसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने ग्लोबल में a को डिफाइन नहीं किया है, तो ये मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि a इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने फंक्शन के अंदर तो डिफाइन कर दिया पर ग्लोबल स्कोप पे तो है नहीं, और फंक्शन के अंदर जो a है उसका स्कोप ग्लोबल लेवल पे आता नहीं है, तो प्रिंट ये काम नहीं करेगा, राइट। अच्छा, आपने पहले जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था वो भी हम सेपरेटली कॉल नहीं कर सकते क्या, क्योंकि उसका भी लोकल स्कोप है? अगर मैं यहाँ इसको कॉल करता हूँ सपोज लाइक दिस, तब भी इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, ग्लोबल लेवल पे फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो a=5 है ना, ये डिफाइन होगा। ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये फंक्शन रन कर रहा है। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ ये सारे वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तभी उसके बाद भी काम। और जो नेस्टेड फंक्शंस किया था तो अंदर वाले फंक्शन का स्कोप भी लोकल ही रहेगा, मतलब अलग से उसको कॉल नहीं करो। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ अंदर एक और फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ b=2, देन मैं यहाँ a=b लिख देता हूँ, तो ये देखो b पे मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि b का स्कोप इस फंक्शन में है ही नहीं। b तो gg के अंदर है। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि अच्छा उसके अंदर भी वो फंक्शन से बाहर ही हो गया। अगर मैं gg को भी कॉल कर लेता हूँ, जब तक ये gg एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक b वैलिड है, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही तो ये नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तो यहाँ फिर से b इनवैलिड हो गया।
और जीजी के अंदर ए का स्कोप वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। मैं यहाँ कर सकता हूँ प्रिंट ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब ये आएगी, बाद में डिफाइन किया है। नहीं उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये अच्छा। आएगी कि जैसे मैंने यहाँ a इक्वल्स बी कर दिया है और b इज़ नॉट डिफाइंड, तो b इज़ नॉट डिफाइंड तो a डिफाइन हो ही नहीं सकता। अच्छा, गॉट इट Getting तो अभी अगर मैं a इक्वल्स वो 5 कर बाहर दूँ, किया। a इक्वल्स 5 कर देता हूँ, इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न बीइंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने फंक्शन पहले डिफाइन कर रखा है, मैंने इसको कॉल भी हाँ। पहले ही कर रखा है, One to और मैं पहले a इक्वल्स right। 5 ये जो चीज़ है ये बाद में कर रहा हूँ, राइट। लेकिन सबसे पहले तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना, बाहर वाला, इसके पहले थोड़ा ना कोई और फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। राइट। तो मुझे इसको कॉल कर रहा हूँ, जब मैं जीजी को कॉल कर रहा हूँ उससे पहले मुझे ए को डिफाइन करना है, दैट्स इट। अगर मैंने उससे पहले डिफाइन कर दिया है, भले ही जीजी पहले डिफाइन हो रहा हो, इट्स ओके। अच्छा, वो कॉल बाद में हो रहा है। हाँ, हम्म, ठीक। अगर मैं यहाँ एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ और ए को ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करता हूँ, तो ये ग्लोबल स्कोप से मेरे फंक्शन के स्कोप में एंटर कर जाएगा। गॉट इट। बट मैं फंक्शन के अंदर कुछ डिफाइन करूँ, वो ग्लोबल स्कोप पे नहीं जाएगा। ओके, सो अब हमको एक फंक्शन बनाना है, इक्वेशन लेते हैं। एक फंक्शन बनाना है जो दो वैल्यूज यूजर से एंटर करवा के उनका सम प्रिंट करे, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक वन लाइनर, जिसने बहुत सारे काम एक ही लाइन में कर दिए, जिससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज हुआ। कैसे ऑप्टिमाइज हुआ? हमको वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़े, यहाँ सिर्फ डेटा का फ्लो हो रहा है, कोई भी वेरिएबल नहीं बन रहा है। आपको कोई वेरिएबल बनता दिख रहा है? नहीं। क्योंकि अगर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद वो सारे डिलीट ही होने हैं। लेकिन जब ये फंक्शन रन कर रहा है, तब वो वेरिएबल्स बन रहे हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट बिना वेरिएबल बनाए ये काम कर सकते हैं। ये काम कैसे हो रहा है? ठीक है। ये काम कैसे हो रहा है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन वेरिएबल्स बनाते हैं, वो आपकी रैम के अंदर कुछ स्पेस लेते हैं, और वो अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने का यही तरीका होता है। कभी आप वेरिएबल्स कम बनाएंगे, कभी आप डेटा कम फेच करेंगे, कभी आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिससे प्रोग्राम ऑप्टिमाइज हो। लूप को मैथमेटिक्स की मदद से हटाएंगे, जैसे मैंने आपको पैटर्न वाले क्वेश्चंस दिए थे, आप 2 लूप लगा रहे थे, मैंने एक लूप में किया, तो हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो गया, राइट। ऐसे। अब ये चीज़ काम कैसे कर रही है, देखिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट समझाता हूँ आपको। सबसे अंदर क्या दिख रहा है आपको? सबसे अंदर है इनपुट फंक्शन है, और करेक्ट, इंटर वैल्यू, और वो आईएनटी के अंदर। तो ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा? एक वैल्यू एंटर करवाएगा, राइट। फिर ये इनपुट फंक्शन इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू एंटर हुई वो इंटीजर बन जाएगी। जो भी, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल यही सेम काम ये दूसरा ग्रुप भी करेगा, राइट। जब ये दोनों इंटीजर वैल्यूज बन जाएंगी, तो ये दोनों वैल्यूज किसके अंदर जा रही हैं? सम के अंदर। सम के अंदर, सम के, हाँ। सम इन दोनों को ऐड करके जो आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। वो रिटर्न वैल्यू कहाँ जा रही है? प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर। तो मैं अगर गेट सम प्रिंट करता हूँ, गेट सम कॉल करता हूँ सिर्फ एक बार, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये कह रहा है एंटर वैल्यू, मैंने कहा 4, फिर कह रहा है एंटर वैल्यू, मैंने कहा 5, एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। वेट, लगता है मैंने ब्रैकेट की मिस्टेक कर दी है। 1 2 3 एक ब्रैकेट, प्रिंट लगाया, उसके अंदर सम लगाया, सम के अंदर मैंने किया इंट कॉमा इंट, राइट, उसके अंदर, और इन दोनों के अंदर इनपुट इंटर वैल्यू, नंबर, राइट।
ये कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल। ये इंट 2 आएगा या कॉमन आएगा सम की जैसे? नहीं, इंट आपके लिए 2 इनपुट्स है ना, अच्छा आपके लिए 2 इनपुट्स हैं, दोनों के लिए एक एक इंट लगेगा, दोनों को इंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, गॉट इट। राइट। तो इंट को मैंने कॉल किया, उसके अंदर इनपुट दिया, ठीक है। इंट को मैंने कॉल किया, उसके अंदर इनपुट दिया, ठीक है। फिर इस पूरे को मैंने सम के अंदर डाला। एक बार एक काम करते हैं, इस सम को हटा के देखते हैं। गॉट इट। 4 and 5। तो जब हम ये सम तो को है। लगा रहे हैं, ओके, हमने सम लगा दिया। पहली वैल्यू ये दी, दूसरी वैल्यू ये दी। इसकी जगह हम एक काम करते हैं, इंट ये इंट वो, इसके इधर हम ये और ये एक लिस्ट दे देते हैं। अब ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 इंट वैल्यूज है, हाँ और लिस्ट एक इटरेबल वैल्यू होती है, सम को एक इटरेबल वैल्यू चाहिए। यहाँ हमें 9 आंसर मिल गया। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको सम वाले मेथड को बताता हूँ। मैंने अगर सम किया 4,5 तो ये मुझे आंसर नहीं दे रहा है क्योंकि इसको एक इटरेबल चाहिए। अगर मैं सम करूँ, एक लिस्ट दूँ जिसके अंदर 4,5 डालूँ, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए इंटीजर्स को मैंने एक लिस्ट के अंदर डाला। तो अब यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया बिना इसका काम करवा दिया कैप्चर। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी बना सकता था, a इक्वल्स इंट इनपुट, हाँ इनपुट इंटर वैल्यू फिर सेम काम में v के साथ फिर प्रिंट प्रिंट a प्लस b। ये भी कर सकता था। यस। तो आपको दोनों में से कौन सा वाला मेथड जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज लग रहा है? फर्स्ट वाला। क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले में भी अगर सम फंक्शन यूज नहीं करके डायरेक्ट प्लस कर देते, नहीं तो इटरेबल नहीं, हम ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सम फंक्शन यूज़ करने की जगह पे हम ये कर सकते थे, प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया इंट प्लस ठीक है। इंट, और दोनों के अंदर लिख दिया एक इनपुट। अच्छा इंटर करना, ठीक है। अभी भी हमारा काम हो जाएगा। ये तो मुझे आपको सम मेथड बताना था। सम मेथड का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे प्लस प्लस करके मल्टीपल वैल्यूज डालेंगे, उसकी जगह हम डायरेक्ट एक लिस्ट ले सकते हैं। चलो इसी बात पे इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। टू प्रिंट सम ऑफ नॉट 2 वैल्यूज n नंबर ऑफ वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूजर। n नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या लगता है आपको कैसे करेंगे? इसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एक फॉर लूप लगा के लिस्ट में वैल्यूज प्रिंट कराते रहेंगे और लास्ट में सम फंक्शन यूज करके वो लिस्ट को सम कर देंगे। एक काम करते हैं, टोटल को इक्वल 0 कर लेते हैं इनिशियली, वाइल ट्रू करते हैं और प्रिंट टोटल प्लस इंट इनपुट एंटर नेक्स्ट वैल्यू। तो while true print enter next value, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इंट काम करेगा, इनपुट काम करेगा, राइट। नेक्स्ट हाँ, वैल्यू में एंटर हाँ। करूंगा, वो वैल्यू टोटल में ऐड हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, ये जैसे हमने स्टार्ट किया 0 से, तो सबसे पहले प्रिंट होगा 0 प्लस जो भी यूजर इनपुट करेगा, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हमारा इनिशियली टोटल 0 है, मैं इसको प्लस करके प्रिंट तो कर रहा हूँ लेकिन टोटल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से मूव करके प्रिंट से पहले ले आता हूँ केवल, और एक इक्वल टू और लगा देता हूँ, फिर मैं टोटल प्रिंट कर देता हूँ। गेटिंग इट? तो अब क्या हो रहा है, टोटल की वैल्यू पहले कैलकुलेट होके
स्टोर हो रही है इस वेरिएबल में, फिर प्रिंट हो रहा है टोटल। फिर प्रिंट हो रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, क्यों कॉल नहीं हुआ ये? फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करने को बोल रहा है, मैंने 4 प्रिंट किया, एंटर 4, ठीक है। अब मैं फिर से 4 ऐड करता हूँ, 8, मैं 10 ऐड करता हूँ, 18। तो ये n नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करके सम मेरा बता रहा है मुझे, राइट? यस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपग्रेड करते हैं। कैसे अपग्रेड करें? ये जो वैल्यूज मैं एंटर कर रहा हूँ इनका भी ट्रैक रखता हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। तो मैं इसको एक अलग वेरिएबल में ले लेता हूँ, इनपुट एंटर वैल्यू ये मैंने ए में ले लिया, टोटल के अंदर ऐड किया ए, टोटल के साथ साथ में ए को भी प्रिंट कर रहा हूँ, और एक बार प्लस प्रिंट कर रहा हूँ, राइट? इससे क्या होगा, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी टोटल वैल्यू क्या है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि मैंने क्या ऐड किया है, राइट? ठीक है। और मैं यहाँ इनिशियली एक बार प्रिंट कर देता हूँ, सम इंक्रीमेंट। इनिशियल तो मेरा सम है, नेक्स्ट मेरा इंक्रीमेंट है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए वाला पहले सम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट सब ठीक है। 4 हो गया, 4 प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, सम और इंक्रीमेंट ये मेरा ऐड करेगा। मैंने 4 एंटर किया, सम हो गया 4 और इंक्रीमेंट हो गया मेरा +4, राइट? +4। अब मैं 10 एंटर करता हूँ, सम 14 और इंक्रीमेंट हो गया +10। ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल। अब इसमें फंक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं था जो हमने किया, हमने सिर्फ एक बार फंक्शन बनाया और उसे कॉल किया। तो इन 2 लाइन्स के अलावा फंक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं था इसमें। चलिए फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और मैं इसको 2 वैल्यूज को ऐड करके प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये 2 वैल्यूज हम यूजर से इनपुट में नहीं लेंगे। 2 वैल्यूज को मैंने ऐड किया और ये वैल्यूज मैंने आर्गुमेंट में ले ली। ठीक है। अब क्या होगा, इन ऑर्डर ए को पहली वैल्यू मिल गई 5, बी को दूसरी वैल्यू मिल गई 6। जब हम को डिफाइन कर रहे हैं ना फंक्शन को, यहाँ हम बोलते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स। जब हम कॉल करके वैल्यूज पास कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो ये वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और वैल्यूज को क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है। तो ये हो गए। अब क्या होगा, ए को 5 मिल गया, बी को 6 मिल गया, दोनों की वैल्यू ऐड होकर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे 2 की जगह 3 प्रिंट करना हो तो मैं 7 यहाँ ऐड कर देता हूँ, और यहाँ एक सी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ +C कर देता हूँ। ये 3 के लिए हो गया। राइट। अगर मुझे 100 वैल्यूज करनी है, मान लो मुझे 1 से 100 तक पूरा सम चाहिए, क्या मैं 100 आर्ग्यूमेंट्स लूंगा? नहीं, तो जाएगी। एक ही आर्ग्यूमेंट लेके उसको इटरेटिवली ऐड करते हैं। बिल्कुल, मैं उस केस में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लूंगा ए, और मैं क्या करूंगा, मैं सम प्रिंट कर सकता हूँ ए का, और ए एक इटरेबल है, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट देता हूँ, आई फॉर आई इन रेंज 100। क्या हुआ ये? आई फॉर आई इन रेंज 100, ये आपको एक रेंज दे रहा है 0 से लेकर 99 तक की,
आई एक वेरिएबल है, राइट। और इस लूप के अंदर अब ये वन लाइनर लूप है जो अपन फॉर लूप के साथ कर सकते हैं। इस लूप के ठीक है। अंदर ये जो वैल्यू है आई की, इसी को हम एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम इसे स्टोर कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। इस तरीके से हम एक लिस्ट बना सकते हैं, 0 से 99 तक सारी वैल्यूज इस लिस्ट में आ जाएंगी। I for I in range 100। अच्छा, तो इसमें बेसिकली अच्छा फॉर लूप है, बट बस इतना ही है, नीचे वाला इसमें कॉलन लगाने और नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं। तो हमारा ये जो फॉर लूप है, ये तो फॉर लूप की कंडीशन है, और ये हमारा कोड है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये मुझे सम प्रिंट करके दे रहा है 4950, 0 से 99 तक का। तो आर्ग्यूमेंट डाला लिस्ट में, और ठीक है, सम कर दिया, ठीक है, फाइन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो एक तरीका हो गया कि मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ। अगर मुझे ये लिस्ट नहीं देनी है, डायरेक्ट वैल्यूज देनी है, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। आई फॉर आई इन रेंज 100 ना, नॉट पॉसिबल। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ फॉर आई इन रेंज 100। फिर मैं क्या करता हूँ, एल डॉट अपेंड आई। ये दूसरा तरीका हो गया उसी लिस्ट को बनाने का। यस, एल इसमें दे देता हूँ। अब ये चीज़ काम करेगी। आपने एल दे दिया, हाँ ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा टारगेट आर्ग्यूमेंट में जो अब तक मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब मेरा टारगेट प्रिंट करना नहीं है, अब मेरा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो मेरे को एक फंक्शन बनाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो अब मेरा रिटर्न करना है, मुझे प्रिंट कुछ भी नहीं करना है, मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बनाया मैंने। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मैं क्या लूँगा, साइड लूँगा, साइड आर्ग्यूमेंट, रिटर्न साइड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैंने डबल एस्टेक रख लगाया है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पावर पे रेज होगा, यानी कि साइड की पावर 2, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज कॉमा EOS, और मैंने यहाँ इनपुट दे दिया एंटर द साइड लेंथ। अच्छा, तो पहले इनपुट में वो पूछेगा यूजर से, फिर फंक्शन कॉल करेगा और फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एंटर द साइड लेंथ 4, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16। 16, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम एक रिटर्न स्टेटमेंट बना सकते हैं। रिटर्न में क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a = EOS 5, तो ये जो 5 है ये तो चला गया साइड में, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। जो साइड स्क्वायर की वैल्यू है वो रिटर्न हुई, तो ये जो पूरी फंक्शन कॉल है ना, इसकी जगह ये जो रिटर्न वैल्यू है ये आ जाती है। तो ये मेरा जो लाइन नंबर 5 है, a = EOS 5, ये कन्वर्ट हो जाती है a = 5 में। ठीक है। इस तरीके से हमारा रिटर्न काम करता है। तो मैंने आपको एक फंक्शन के बारे में आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न और डेफिनेशन इतना बताया। एक चीज़ और बता देता हूँ, ओके, एक्चुअली 2-3 चीज़ें और हैं। प्रिंट आई एम अ फंक्शन, फंक्शन, ओके। माई आर्ग्स आर कॉमा ARGS। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार ARGS। स्टार ARGS का मतलब ये हुआ कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है ना, मैं चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ इस फंक्शन को, कोई लिमिट नहीं है।
मैं केवल 1 से भी कर सकता हूँ, मैं के 1 2 3 फॉल्स ट्रू हेलो सब कुछ दे सकता हूँ। एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैं इसको दूंगा। ये सारी चीज़ें एक लिस्ट की तरह आर्ग्स में चली जाएंगी और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए कह रहा है आई एम अ फंक्शन माई आर्ग्स आर 1, आई एम अ फंक्शन माई आर्ग्स आर 1 2 3 फॉल्स ट्रू हेलो, जो भी आर्गुमेंट मैंने दी, राइट। ठीक है, अगर मैं इस आर्ग्स के ऊपर सम लगा दूं, मान लो प्रिंट देयर सम इज सम ARGS, ऐसे लगा दिया। अब मुझे ये हेलो ट्रू फॉल्स ये सब हटाने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ नंबर्स दूंगा ताकि सम हो सके। और ये कह रहा है सम इज 6, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आर्ग्स। अच्छा, ऐसी ही एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं क्वार्ग्स, स्टार KWARGS, प्रिंट क्वार्ग्स, राइट। अब मैं इसको कॉल करता हूँ और इसको देता हूँ मैं A1 B2। अब क्या होगा, मैंने इसको एक डिक्शनरी दी है, की वैल्यू पेयर्स, यही इसके क्वार्ग्स चले गए। तो ये इसकी एक वैल्यू है, क्या है, एक वैल्यू, एक वैल्यू, राइट। अगर मैं यहाँ एक और डिक्शनरी देता हूँ, अच्छा, ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ इसकी 2 डिक्शनरीज हो गई, राइट। और ये दोनों डिक्शनरीज काय के अंदर है, एक टपल के अंदर। अगर मैं यहाँ एक स्टार और लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। टीवी टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 2 वर गिवन। अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है पोजिशनल और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। मैं लिखता हूँ A = 2, B = 5, C = 3, राइट। अब इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए एक डिक्शनरी बन गई, A को 2 मिल गया, B को 5 मिल गया, C को 3 मिल गया, एक डिक्शनरी बन गई। क्वार्ग्स क्या है, एक डिक्शनरी। उस डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स बन गए इन आर्ग्यूमेंट्स के। डिफरेंस क्या था, मतलब पहले भी तो हमने डिक्शनरी दी थी। नहीं, देखिए डिफरेंस ये है, जब मैं एक स्टार लगाता हूँ तब एक टपल बनता है मेरा, और तब मैं इसको मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से दे रहा हूँ, एक डिक्शनरी ऑलरेडी बना के दे रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये दिया। बट यहाँ पे जैसे 2 डिक्शनरी बनाई, वो पॉसिबल नहीं होगा फिर। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी दी इसको, ये बेसिकली वही काम कर रहा है जो आर्ग्स कर रहा था। KW लिखने से कुछ चेंज नहीं हुआ जब तक मैं एक और स्टार नहीं लगा रहा हूँ। आर्ग्स वाला ही काम क्वार्ग्स कर रहा था। क्या हो रहा है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये लिस्ट में डिक्शनरी, एक टपल है, डिक्शनरी इसमें, अच्छा वो लिस्ट टपल है तो कुछ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये एक टपल है जिसके अंदर ये सिर्फ एक डिक्शनरी है, एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं स्टार KW लगा देता हूँ यहाँ पे और क्वार्ग्स को प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है, फिर मेरी कोई टपल वगैरह नहीं बनता, और मैं इस तरीके से नहीं दूंगा पोजिशनल आर्गुमेंट। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इक्वल टू करके वैल्यू दूंगा। अच्छा, और ये मेरी डिक्शनरी बन गई। अच्छा, उसमें डिक्शनरी बना दी, राइट। ये आर्गुमेंट के नाम यही रखने पड़ेंगे क्या अगर? हाँ, नाम यही रहेंगे, आर्ग्स एंड क्वार्ग्स। आर्ग्स एंड क्वार्ग्स, ठीक है। अब सेकेंडली डिफॉल्ट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने दिया A, B, C = 0, और ABC को प्रिंट कर दिया।
अब मैं इसी को 2 बार कॉल करूँगा। एक बार तो मैं 1 2 प्रिंट कर रहा हूँ, एक बार मैं 1 2 3 और एक बार मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। आप इन तीनों का आउटपुट देखिए। जब मैंने 1 और 2 दिया, देखिए सी अपने आप 0 हो गया क्योंकि मैंने सी को Zero। डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है 0। Got it। जब मैंने 1 2 और 3 दिया तो सी ने 3 वाली वैल्यू ले ली अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को छोड़ के। राइट। लेकिन जब मैंने कुछ नहीं दिया तो मुझे एरर मिलता है क्या, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। देखिए ठीक है, पोजिशनल default आर्ग्यूमेंट्स value वो होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जिनको हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो यहाँ पे ए और बी Right। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, सी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है क्योंकि उसे एक डिफॉल्ट वैल्यू मिली हुई है। राइट। और ए और बी जो है इनको जब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को तो नेसेसरली हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये बिना वैल्यू के एरर क्रिएट करेंगे। Got it। एक रूल होता है, हम पोजिशनल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे उनको हमेशा पहले लिखते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को बाद में लिखते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत हो गया क्योंकि डिफॉल्ट पहले आ गया, बीच में पोजिशनल आ गया, ये चीज़ गलत है। सारे तो ये एरर दे देगा क्या? बिल्कुल हाँ। एरर दे देगा। सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पहले रहेंगे, जब कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं बचे लास्ट में सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। ओके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स अगर कोई वैल्यू पास नहीं होती है अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे ही वरना एरर क्रिएट करेंगे। अच्छा, राइट। मैंने जब इसको कॉल किया मैंने ये तो नहीं बोला यहाँ पे 3 कंटेंटर थे, मैंने ये तो नहीं बोला कौन सी वैल्यू ए की है, कौन सी बी की, कौन सी सी की। मान लो मैं तो ये 2 सी को देना चाहता हूँ और मैंने बी के लिए कोई वैल्यू दी ही नहीं है, तो इसको एरर क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ये तो बी को ये वैल्यू दे देगा जो मैं सी को देना चाहता हूँ। राइट। तो होता क्या है, ए और बी अपने पोजिशनल, उनको पोजिशनल कह क्यों रहे हैं, उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सी वैल्यू मिलेगी। ए पहले लिखा है उसे पहली वैल्यू मिलेगी, बी पहले लिखा है उसे दूसरी उसे पहली वैल्यू मिलेगी, जो पहले लिखा है उसको पहली, जो दूसरा लिखा है उसको दूसरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है। मैं यहाँ एक चीज़ कर सकता हूँ, C = 4 कर दिया मैंने, बोल दिया कि C 4 है और एक वैल्यू दे दी 5। अब फिर से डिफॉल्ट पहले आ गया, पोजिशनल बाद में आ रहा है, तो एरर क्रिएट करेगा इवन इन फंक्शन कॉल। अच्छा, अगर मैं 5 पहले दे देता हूँ अब क्या होगा, मैंने C को तो 4 बना दिया, क्योंकि B नहीं दिया ना, B नहीं दिया, तो ये 5 A लेगा कि B लेगा? 5 A ले लेगा। मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट B, राइट। अच्छा, अगर मैं B = 5 कर देता हूँ, अभी तो मैंने नाम दे के भेज दिए, अच्छा, अब ये A मिसिंग है क्योंकि मैंने 5 तो B को पकड़ा दिया। गॉट। अब मैंने A = 3 दे दिया, तीनों दे दिए, तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ डिफॉल्ट और पोजिशनल के ऑर्डर ने झंझट क्यों नहीं किया? अच्छा, क्योंकि हम बता रहे कि हम किसको क्या दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यूज सेटिस्फाइड है। अगर हम किसी एक वैल्यू को नॉन सेटिस्फाइड कर दें, मान लो मैं B = 5 को हटा देता हूँ, अब ये मुझे एरर देगा, राइट। अगर हमने ऐसा कर दिया कि अच्छा B = पहले बस हमने एक नंबर रखा, फिर B = 5 और C = 4 रखा, तो भी ले लेगा। बिल्कुल। अब एक देखो, पोजीशन हो गया और 2 हमने असाइन कर दिए। गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट A, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। A की फर्स्ट पोजीशन ने पहले ले लिया, A ने पहले ही 1 ले लिया, अब इसको कहा जा रहा है तू 1 छोड़ 3 ले, ये इस चीज़ पे एरर क्रिएट करेगा। उधर B की बारी ही नहीं आई कि वो अपना टुकड़ा बताए। अच्छा, और B = 3 कर दिया तो हो जाना चाहिए, तब भी A कहेगा कि मैं 2 वैल्यूज A को हटा दूं। हाँ, मतलब वो तो मल्टीपल हो रहा है तो एरर देगा ही। अब जैसे एक पोजीशन हो गया, 2 हमने असाइन कर दिया, करेक्ट, तो और अच्छा B को उसने 3 ले लिया, C को 4 ले लिया। तो इस तरीके से अब मैंने आपको क्या क्या बताया, फंक्शन डेफिनेशन,
यस फंक्शन ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, आर्क्स एंड वर्क्स, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट पोजीशन, ठीक है। ये अपने फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नेस्टेड फंक्शन वगैरह बता ही दिया मैंने आपको। यस और एक फंक्शन स्कोप। स्कोप, यस। अब ये चीज़ें हो गई। अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना फंक्शंस के ऊपर, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एक सेकेंड। ये जो होमवर्क दिया था वो भी ये कर लिया है मैंने, बाद में चेक कर लेंगे। एक सेकेंड, होमवर्क दिया था मैंने। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स विच आर ऑड बिटवीन 1 and 1000। ओके, मैं कोड देख लेता हूँ एक बार। तो बेसिकली 2 से स्टार्ट करके और ये हर एक वैल्यू को चेक कर रहा है ए तक, और हर एक वैल्यू अगर प्राइम है तो उसको एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा है एल में, और अगर वो Yes. प्राइम नहीं है तो नॉट प्राइम प्रिंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ नॉट प्राइम प्रिंट नहीं कर रहे, वो बस result ब्रेक बना कर रहा है। दे। राइट राइट राइट। तो एल के अंदर सारे के सारे वो जो प्राइम थे वो चले गए। ग्रेट, ठीक है, रन कर लीजिए एक बार। कोई एरर तो नहीं आ रहा है? हाँ, रन कर लिया था। तेरा नंबर 100। ओके गुड। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। 5 3 डॉट पी वाई, ठीक है। आपको चैट में सेंड किया मैंने क्वेश्चन, गूगल मीट की चैट में। एक सेकंड में टिक करो। Rate a Python function. Write a Python function to get n number of integers as arguments and return the maximum value integer back. To get n number of integers as arguments and return the maximum value integer back. ठीक है। और integer as arguments है।
मैक्स का भी कोई फंक्शन होता होगा ना, सम जैसा? होता है, मैक्स फंक्शन होता है, पर आप डायरेक्ट कीजिए इसको, मैक्स फंक्शन यूज मत करो। ठीक ठीक है। तो हमने आर्क्स ले लिया, आर्क्स में नंबर आ जाएंगे सारे लिस्ट एक टपल में। अब ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मैक्स आई है। अब जैसे हम जैसे 2 से स्टार्ट करें तो मैक्स 2 है, फिर मैक्स 4 है, तो मैक्स आई हो गया। एक सेकेंड फॉर आई इन रेंज। और तो जैसे ट्रैवर्स कर रहा है एल्स, लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे रिटर्न करना है मैक्स को। अब अगर लेट्स से मैं फंक्शन कॉल करता हूँ मैक्स इंटीजर और ये आर्ग्यूमेंट देता हूँ, इसमें आर्ग्यूमेंट देना है 1 4 6 3 8 11 2 तो क्या ये रन करेगा? एक सेकेंड, रन 5.5 हो गया आपका कोड रन, लेकिन इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि आपने कुछ प्रिंट किया ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा ना मुझे। अब होपफुली रन हो जाए। तो यहाँ पे 11 दे दिया उसने। गुड। ये ठीक है कोड? एक दिक्कत है इसमें, आप मैक्स वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो। मैक्स ऑलरेडी एक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर। अगर आप मैक्स को एक वेरिएबल बनाओगे, आपको कभी मैक्स फंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो वो गया फिर, हाँ है ना, क्योंकि आपने अच्छा। लोकल स्कोप में मैक्स नाम का दूसरा वेरिएबल बना दिया, तो वो फंक्शन आपके स्कोप से हट गया, तो अब आप मैक्स फंक्शन यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ कीवर्ड को कुछ और नाम दो। अच्छा, तो एम दे देता हूँ। करेक्ट। एम दे ठीक देता है, हूँ। एक और क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। न्यू फाइल 3 अगस्त 2025 डॉट पी। सेंड कर दिया मैंने। Okay. Write a Python to calculate factorial of an argument value. Factorial, okay. To calculate factorial of an argument value. तो हमने argument डाल दिया, उसका factorial चाहिए। ठीक है। फंक्शन बना देते हैं हमें। Define
और एक आर्ग्यूमेंट लेना है तो ए बोल देते उसको या एम ही बोल देते। लेट्स से कि एन आर्ग्यूमेंट आया, अब तो बिना इसके हो सकता है कहीं। लेट्स से फॉर वन से स्टार्ट करो, वन से गड़बड़ है क्या यहाँ पे? लिस्ट लगेगा नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट्स राउंड ही लगते हैं, लेकिन आपने कॉलन लगा दिया, वहाँ कॉमा लगता है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ पे रेंज करना है और हम्म गुड, तो यहाँ तो फैक्टोरियल हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज और दे रहा हूँ, आपको यही काम करना है बट बिना कोई भी लूप यूज किए। ना आपको फॉर लूप यूज करना है, ना व्हाइल लूप यूज करना है। अच्छा, मुझे बिना लूप यूज किए काम करना है। अगर मैं लेट्स से आर्स ले लेता हूँ यहाँ पे सारे, एक सेकेंड, ये कैसे होगा? इसमें टाइम ढाल के, अब मुझे लूप यूज नहीं करना है और आपको कोई एक्सटर्नल फंक्शंस भी यूज नहीं करने हैं, मैक्स सम ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ राइट, नहीं वो तो अंडरस्टूड है। बिना लूप यूज किए बट ओके। कैसे होगा? टेन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं print this and this for this, print this and this.
सेकंड यार, ये कैसे होगा? नहीं, ये तो नहीं पता है तो। चलिए मैं बताता हूँ आपको, आप ठीक है। स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए। हाँ, इस प्रोग्राम को हम, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, राइट। फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ आर्गुमेंट वैल्यू विदाउट यूजिंग लूप्स। इसे हम सिर्फ कंडीशनल से कर सकते हैं, इफ एल्स से। मैं दिखा रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, फैक्ट आर्गुमेंट लिया a। ठीक है। सबसे पहले बताइए फैक्टोरियल होता क्या है? बेसिकली जो भी नंबर है वहां से स्टार्ट करके 1 तक पूरा मल्टीप्लाई करना। राइट। अच्छा, अगर मैं 0 का फैक्टोरियल पूछूं, कुछ होता है? नहीं, 0 का तो नहीं होता कुछ। 1 का होता है कुछ? 1 का 1 होता है। 0 और 1 दोनों का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अच्छा, हाँ, 0 का भी 1 होता है। गॉट ठीक। इट, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ केवल 0 और 1 के लिए, इफ a लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, फाइन। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ 1। हाँ, राइट। एल्स में क्या करता हूँ, मान लो मेरी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, ना लेस ठीक देन है। है ना इक्वल टू है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न जो मेरी वैल्यू है a मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ a माइनस 1। अच्छा, वही फंक्शन वापस कॉल करते हो? इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया इसकी पिछली वैल्यू के लिए, a माइनस 1 के लिए, और वो जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू उसे a से मल्टीप्लाई कर दिया और इस फाइनल वैल्यू को रिटर्न कर दिया। इसे हम कहते हैं रिकर्शन। रिकर्शन, अच्छा। इसका मतलब होता है एक फंक्शन जब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली अपने ही आप को वापस कॉल कर रहा होता है। अब क्या होगा, मान लो मैंने वैल्यू एंटर करी 5 छोड़ो 2 एंटर करी। सबसे पहले a की वैल्यू 2 है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। ये क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1, राइट। यस। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 फिर से अब वैल्यू 1 है, तो अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यस। तो अब 1 रिटर्न हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 1 बन गया, और ये है 2, तो 2 का फैक्टोरियल क्या बना है, 2 इंटू 1 विच इज 2, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। गॉट इट, गॉट इट। अब मैं प्रिंट करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5। और ये मुझे 120 आंसर दे रहा है। 120, राइट। ठीक है, ऐसे हमने बिना लूप के कर लिया। कैसे? रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन के थ्रू। गॉट इट, गॉट इट। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। हाँ, ये चैट्स पे भी डाल दो ना, मैं इसको कॉपी कर लूंगा कोड। अच्छा, डाल दिया। हाँ, थैंक यू। तो इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दो आपकी। हाँ, क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिया है चैट में। गॉट इट। Write a Python function to print 5 row
rectangle pattern without using loops. Print a 5 row rectangle pattern, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे. देखिए 5 row rectangle pattern क्या होता है? रेक्टेंगल पैटर्न, जैसे आपने ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करा था ना अपन ने लूप्स वाली क्लास में, Yes. तो आपको ट्राइंगल की बजाय रेक्टेंगल बनाना है, मतलब हर एक रो में बराबर नंबर ऑफ स्टार्स होंगे. अच्छा, स्टार्स यूज करके रेक्टेंगल बनाना है. और 5 रोज है, मतलब एक तरह से आपको 6 या 5 या 4, 5 तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 या 6 स्टार्स हर एक रो में प्रिंट करना है और 5 रोज ऐसी प्रिंट करनी है, तो वो आपका रेक्टेंगल पैटर्न बन गया. अच्छा, अंडरस्टूड. एंड विदाउट यूजिंग लूप्स यूज करना. ठीक है. पहले तो मैं देखता हूँ कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. अच्छा. इसमें एक आर्ग्यूमेंट ही ले लेता हूँ मैं. अगर मैं बोलता हूँ कि फोर एंड 5, ठीक है, वहां पे लेना पड़ेगा ए एंड बी. ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 5. ठीक है. ठीक है. तो जैसे मुझे हर रो में 4 स्टार प्रिंट कराने हैं और 5 रोज चाहिए अगर विदाउट लूप. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं एक रो प्रिंट कर रहा हूँ. प्रिंट स्टार इनटू ए स्टार स्टार. यहाँ पे अगर स्टार इनटू ए करूँ तो काम हो जाएगा. स्टार इंटू ए करके आपने एक रो तो प्रिंट कर दी सही से, ये चल जाएगा ना, कोई डर नहीं है. एक रो हो जाएगी. हो जाएगी. तो अब एक रो तो मेरे पास हो गई. अब मुझे इसी को 5 बार और रिपीट कराना है, बट लूप यूज नहीं करना. तो मैं बोलता हूँ कि यार अब मैं अगर सेम ही फंक्शन कॉल करूँ, गेट रेक्टेंगल, राइट, बस अब इसमें काम करते हैं, इसको बी कर देते हैं. और अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बी तो फिक्स है, बस मुझे ए आर्ग्यूमेंट देना. और यहाँ पे इफ कंडीशन लग जाएगी कि भाई अगर ए जो है वो जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक ए ग्रेटर देन 0 है तब तक हम ये कॉल करेंगे. और अब ठीक है, आपको यहाँ पे हो जाएगा a-1. गेट रेक्टेंगल a-1 बी तो है नहीं. यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपने इंडेंट नहीं दिया इफ के बाद. ओके, सॉरी. और a-1 आपने कर दिया, बी वाली वैल्यू भी आप प्रोवाइड करो. बी तो मतलब 5 ही रहेगा हर बार. 5 हर बार रहेगा, उसके लिए आपको कॉल करते वक्त 5 प्रोवाइड तो करना पड़ेगा ना. मतलब इन द सेंस देखिए, आप b इक्वल्स 5 कर रहे हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, आप कोई वैल्यू प्रोवाइड मत करो, वो ऑटोमेटिकली 5 रहेगा.
यस बट यस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा क्या है, प्रिंट अ 5 रो रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रोज 5 है और नंबर ऑफ ए जो है 4, वो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो आपको अच्छा प्रिंट गॉट के इट। अंदर स्टार को ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए और बी को -1 करके प्रोवाइड करना चाहिए, और इफ कंडीशन भी बी के साथ लगेगी। ठीक है, उल्टा हो गया, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। एक सेकंड, आप बोल रहे कि इसको 4 कर देता हूँ ना? हाँ अब ठीक तो है। अब क्या होगा कि अब ठीक है ना? ये हो गया अपना, ये होपफुली ये चल जाएगा, तो अब देखते हैं। आपको गेट 1 रेक्टेंगल कॉल 5 करना है। ओके ओके, गेट रेक्टेंगल। और ठीक है, मुझे वो कुछ आर्ग्यूमेंट की जरूरत तो नहीं है वैसे। पाइथन फाइल ये हो गया, गुड। 2 3 4 5 6 रो की हो गई, 1 2 3 4 6 रोज की हो गई यहाँ पे। आप खुद सोचो 6 की ये तो होगी। 5, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा a 5 है, और 5, तो 5 का एक बना, फिर 4 का एक बना, फिर 3 का एक बना, फिर 2 का एक बना, फिर 1 का एक बना। अच्छा, एक सेकंड, ये ट्रेंड नीचे आना चाहिए। आई थिंक इसके अंदर आना चाहिए। इसके अंदर नहीं आएगा। ये ठीक है, जब आप गेट रेक्टेंगल को कॉल कर रहे हैं a-1, हाँ तो वो खुद ही एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता है, बट वो प्रिंट करने से पहले फिर से अपने आप को कॉल करेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है, जब तक आपका रिकर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं। इस प्रिंट का इंटेंट थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। इसको यहाँ ले लूँ ना? हाँ, अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। अब हो गया। अब एक क्या हुआ? नहीं, अभी भी 6 क्यों हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। चलिए वापस रन करता हूँ एक बार, सेव करते हैं, रन पाइथन फाइल करते हैं। ये तो अभी भी 6 ही हो रहा है। तो आपने a> 0 लिखा है, अगर वो 6 हो रहा है a> 1 लिख दो। नहीं, बट मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 5 ही डाला है ना। लॉजिक मैं आपको अपनी और- स्क्रीन पे समझाता हूँ। आप एक काम करो, ये जो कोड है ये चैट में सेंड कर दो। ठीक है, मैं आपको सेंड करता हूँ। स्क्रीन दिख रही? स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपने इनिशियली a = 5 और b = 4 दिया, ठीक है। मैं ठीक है। ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूँ। इनिशियली a = 5 है और b को हम अवॉइड करते हैं Yes. क्योंकि उसकी तो वैल्यू चेंज हो नहीं रही, राइट। यस। तो a = 5 पे मैं एक बार एक रो प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ रो, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये रो कब प्रिंट होगा? a> 1 वाली कंडीशन चेक होने के बाद प्रिंट होगा। लेकिन अब Yes. a> 1 वाली कंडीशन चेक हो गई, तो आपने प्रिंट करने से पहले ही फिर से कॉल कर दिया गेट रेक्टेंगल, तो अब a = 4 हो गया, राइट। अब Got फिर it, से कंडीशन got it. ट्रू हो जाएगी, फिर a = 3 हो जाएगा, फिर a = 2 Yes. हो जाएगा, फिर a = Yes. 1 होगा, राइट। अब जब a = 1 हुआ तब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। हाँ, तो अब क्या होगा, अब रो प्रिंट होगा फाइनली। अब जब इसने दोबारा अपने आप को कॉल नहीं किया तो ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जो पिछला वाला था जो कॉल करके वेट कर रहा है, वो अब आगे प्रिंट करेगा। गेटिंग इट? यस यस यस। जो पिछली वाली कॉल थी उसका ये वाला लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हो गई, कंप्लीट हो गया, तो अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। राइट। तो अब फिर से रो प्रिंट होगा। a = 1 के लिए प्रिंट हो गया, a = 2 के लिए प्रिंट हो गया, a = 3 के लिए होना है, फिर से रो प्रिंट हाँ, होगा। इक्वल्स टू फिर से होगा। a = 4 के लिए होना है,
फिर से रो प्रिंट होगा, इक्वल्स 5 के लिए होना है, फिर से रो प्रिंट होगा। तो कितनी बार रो प्रिंट हुआ? 5 बार। हमें चाहिए था 5 बार, 5 बार प्रिंट हुआ। अगर मैं a ग्रेटर देन 0 करता हूँ 0 पे, ठीक है। तो ये a इक्वल्स 1 पे जाने के बाद भी एक बार फिर से कॉल कर देगा। अब आप खुद ही बताओ, अगर मुझे काउंट करना है 5, तो 1 2 3 4 5 5 यही तो वैल्यूज़ होंगी, ये 5 वैल्यूज़ हो तो गई। मुझे 5 तक काउंट करना है, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा 5 तक, तो ये तो 6 वैल्यूज़ होगी ना। गॉट इट, ठीक है। तो इस तरीके से a ग्रेटर देन हम 1 चेक करेंगे, और जब तक a ग्रेटर देन 1 है हमें कॉल तब तक ही करना है। अगली कॉल जब हम दे रहे हैं तो हम अगले प्रिंट को बुला रहे हैं ना। इस बार तो प्रिंट हम इसी कॉल में कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 1 पे हम अगली कॉल दे रहे हैं। हाँ, तो 0 पहुंच जाने के बाद तो कॉल नहीं जानी चाहिए ना, वरना तो -1 वाली कॉल चली गई। राइट, ठीक है। इसलिए ये 6 बार प्रिंट हो रहा था। और अब मैंने इस चीज़ के लिए क्यों मना किया, आप खुद सोचो। और जब किस चीज के लिए मना किया? ये जो प्रिंट है मैंने आपसे इंडेंट रिड्यूस करवाया, इस चीज़ के लिए क्यों मना हाँ किया? हाँ, इस चीज़ का ब्रेकडाउन और करो। इस चीज के लिए एक सेकंड, 0 है, तो हम फिर कॉल कर रहे, फिर कॉल कर रहे, फिर कॉल कर ओके। इसके लिए पता नहीं, मतलब ये भी ऐसे लॉजिक तो सही है, ये कॉल किया, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ। आई थिंक अगर ए जब, अच्छा 1 -1 हो गया ना, तो जब 0 हो जाता है तो फिर वो नहीं, ऐसे लॉजिक तो मेरे को इसका भी सही लग रहा है। मैं बताता हूँ, मैंने इसके लिए मना किया क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। यहाँ आपकी कसरत ज़्यादा हो रही है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले a इक्वल्स 5 है, ठीक है। a इक्वल्स 5 पे क्या हो रहा है, a ग्रेटर देन 0, तो पहले कॉल हो रही है। तो a इक्वल्स 4 हो ठीक गया, है, फिर और इक्वल्स call 3, हो गया, फिर इक्वल्स 2, फिर सेम इक्वल्स वापस 1, 1 फिर a इक्वल्स 0 कॉल होगा होगा। क्या, a इक्वल्स 0 ग्रेटर देन, हाँ। जब a की वैल्यू 1 है, जब a की वैल्यू 1 है, हाँ, वापस तब equals to a 0 की वैल्यू call a होगा। -1 यानी 0 के लिए कॉल तो हो रहा है, तो a हाँ। इक्वल्स 0 भी कॉल हो रहा है। Yes। कितने कॉल्स हो गए? 6 कॉल्स हो गए। 1 2 3, अच्छा 6 फंक्शन कॉल्स हो गए। लेकिन a ग्रेटर देन 0 पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये एक फंक्शन हाँ। कॉल वेस्ट हो रही है कि नहीं? यस, ठीक है। इसलिए एक फंक्शन कॉल एक्स्ट्रा कर रहे हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन को बिगाड़ रहा है। इसलिए हमने ये कहा कि इंडेंट रिड्यूस करो। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ग्रेटर देन 1 चेक करना है। इसका कोई बेटर तरीका हो सकता था क्या? इसका बेटर तरीका नहीं, इसका क्या, इसमें हम लोग भी यूज नहीं कर रहे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो आप रिकर्शन कर रहे हो आपको ये भी नहीं करना है, विदाउट यूजिंग रिकर्शन एज वेल। Without using recursion, एक सेकंड, without using recursion का सोच सकते हैं। नहीं, कैसे हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि आपको एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाना है, ठीक है। ठीक है। इस एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप स्टार मल्टीप्लाइड बाय रो कर रहे हो, राइट? राइट, वो तो कर दिया हमने। आपकी ठीक एक है। रो प्रिंट हो रही है, राइट? हाँ, अगर हाँ। मैं इसको एक रो के लिए असाइन कर दूं एक वेरिएबल में, ठीक है, आपने वेरिएबल में से और दिया प्लस था कर दूं इसमें। इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट, और फिर मैं a मल्टीप्लाइड बाय ए नहीं, मेरे को यहाँ s लेना चाहिए, और s मल्टीप्लाइड बाय a कर देता हूँ। अच्छा, ओ नाइस, ठीक है, ये तो इजी है, ये हो जाएगा। फिर भी प्रिंट हो गया। यस, तो ज़रूरी नहीं है कि रिकर्शन भी हर बार यूज़ हो। यहाँ ये और बहुत और- ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया। रिकर्शन में भी आपको 5-6 फंक्शन कॉल्स लग रही थी, यहाँ एक कॉल में आपका पूरा काम हो गया।
हाँ नहीं राइट। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फंक्शंस वाला अपना टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन चलते हैं फाइल हैंडलिंग और एक्सेल फाइल्स पे। ठीक है चले, नेक्स्ट कल ही ना, कल रात मंडे को है ना? 10 बजे वही। मंडे रात को 10 o'clock। हाँ